हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने काफ़ी सारा पढ़ लिया होगा, बल्कि रिवीजन भी चल रहा होगा। अ, आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। हम कम से कम समय में बड़े से बड़ा उत्तर कैसे याद कर सकते हैं और कैसे याद उसको रख सकते हैं लंबे समय तक अपने माइंड में, क्योंकि एग्जाम में आपको उत्तर याद रहना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि आंसर्स याद करने की ट्रिक क्या है, कितने अच्छे तरीके से हम उसको कितने लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इन बातों पर चर्चा करेंगे। अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आप अपने समय में कैसे पढ़ते थे, अपने समय में कैसे याद करते थे, कैसे तैयारी करते थे। मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लिया जाए, ताकि मैं अपना अनुभव आप सबसे शेयर कर सकूं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि प्रश्नोत्तर को याद करना जितना इम्पोर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनको माइंड में याद रखे रहना, ताकि वो एग्ज़ाम तक आपको याद रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मगर इन टॉपिक्स पर बात करने से पहले एक कविता हो जाए, छोटी सी कविता। ये आप में एक उत्साह का संचार करेगी और आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करने को प्रेरित भी करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम बस पढ़ते जाना, तुम बस पढ़ते जाना, आगे ही आगे बढ़ते जाना। एक एक पल तुम्हारा कीमती है, एक एक पल तुम्हारा कीमती है, ये समय तुम्हें बचाना होगा। एक एक पल तुम्हारा कीमती है, ये समय तुम्हें बचाना होगा। सारे कामों से कर किनारा, बस पढ़ाई में मन लगाना होगा। किस बात की चिंता और किस बात का डर, किस बात की चिंता और किस बात का डर। जगा के अपना आत्मविश्वास, हो जाओ तुम निडर। जगा के अपना आत्मविश्वास, हो जाओ तुम निडर। मन अगर भटके तो, मन अगर भटके तो बार बार इसे खींच के लाना होगा। मन अगर भटके तो बार बार इसे खींच के लाना होगा। सारे कामों से कर किनारा, बस पढ़ाई में मन लगाना होगा। कोई भी काम तुम्हारे साहस से बड़ा नहीं, कोई भी काम तुम्हारे साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी काम तुम्हारे साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। खुद पर भरोसा तो रखो, खुद पर भरोसा तो रखो, देखना फिर जीत निश्चित है। खुद पर भरोसा तो रखो, देखना फिर जीत निश्चित है। सोच सदा सकारात्मक रखो, इसी में तुम्हारा हित निहित है। बार बार प्रयास करके, बार बार प्रयास करके इस मन को तुम्हें समझाना होगा, और सारे कामों से कर किनारा, बस पढ़ाई में मन लगाना होगा। तो ये कविता थी। इससे आपको एक नया उत्साह मिला होगा और इससे आप पढ़ाई में बहुत ही जुट जाएंगे। और मन अगर भटके तो उसे बार बार खींच के लाना होगा, जैसा कि इस कविता में हमने कहा है। और ये सच भी है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि मन को कंट्रोल करने के दो ही उपाय हैं, दो ही रास्ते हैं। पहला है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। आप पढ़ाई करते वक्त किसका मन नहीं भटकता? अगर आपका मन भटक रहा है, आप पढ़ रहे हैं, कभी कभार ये होता है हम पढ़ते जाते हैं, 3-4 लाइन पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड कहीं और चला जाता है। हम पता नहीं किस विचारधारा में बह जाते हैं, और फिर वो सोचते फिर पता चलता है अरे बाप रे, इतना समय बीत गया और हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। तो यही कारण है कि हमको लगता है कि हम इतने देर से पढ़ रहे हैं और पढ़े कुछ भी नहीं है। तो वो कारण वही है कि हमारा मन न पल पल भटकते रहता है। तो इसका उपाय यही है कि आप जैसे ही मन भटक रहा है, आप उस पर नज़र रखो, उसको नोटिस करो बार बार, और उसको वापस पकड़ के खींच के लाओ, फिर से पढ़ाई में लगाओ। वो फिर भटकेगा, उसको फिर पकड़ के लाओ, फिर भटकेगा, फिर पकड़ के लाओ। तो यही एक उपाय है मन को कंट्रोल में करने का, क्योंकि बहुत सारा समय इसी कारण नष्ट होता है हमारा। अगर आप कंटिन्यूसली एकाग्रचित्त होकर पढ़ेंगे तो आपके कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी। तो ये तो पहला उपाय था हमारा समय बचाने का, कि आपको कंटिन्यूसली वहीं ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों की, जिससे हम इस बचे हुए समय में, जो हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, उसमें हम कैसे तैयारी करें। सिलेबस अथाह है, बहुत है,
और अगर हमने साल भर ठीक से तैयारी नहीं की है तब तो थोड़ी सी दिक्कत की बात ज़्यादा है, मगर अगर हमने साल भर अच्छे से तैयारी की है तो भी दिक्कत की बात है, मगर वो थोड़ी कम दिक्कत है, क्योंकि तैयारी तो दोनों हाल में हमें करनी ही है। हमें किसी भी हाल में इस समय खासकर एकदम ज़्यादा रिलैक्स या बिंदास नहीं होना है, हमें सजग रहना है, अलर्ट रहना है और पढ़ाई पे ध्यान देते जाना है। तो अब सुनिए कि परीक्षा की दृष्टि से अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ाई करने की। उस पर मैंने सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि हमें पिछले 5 साल का अनसॉल्व्ड पिछले 5 साल का अनसॉल्व्ड उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से माइंड में रखना चाहिए। या तो आप उसको टिक कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, उनका अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी बार उनकी रिपीटिंग हुई है उन प्रश्नों की। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर एकांतर क्रम में आते हैं, जैसे इस साल आया तो एक साल छोड़ के फिर आएगा, एक साल छोड़ के फिर आएगा। उनको आप बिल्कुल माइंड में रखिए, उनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। ये जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ ये आप सबके लिए है, चाहे आप साइंस वाले हों, चाहे आर्ट्स वाले हों, चाहे कॉमर्स वाले हों, सबके लिए। साइंस में भी मैथ्स बायो सबके लिए ये जो ट्रिक्स है वो काम करेंगी। तो आपको अनसॉल्व्ड का बहुत अच्छे से अवलोकन करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। बल्कि मैं तो अनसॉल्व्ड को इतनी बारीकी से देखता था कि मेरे को उसके पूरे क्वेश्चंस याद आ जाते थे, यानी कि जब मैं पढ़ने बैठूं तो क्वेश्चन को देखने पर मुझे याद आ जाए कि हाँ ये फलाने सन में आया हुआ है, फलाने फलाने सन में आया हुआ है, 2015 में आया, 17 में आया, 19 में आया है, 21 में आया, तो डेफिनेटली 23 में आएगा ही आएगा। इस तरीके से आप अगर सोच के पढ़ें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती है कि वो क्वेश्चन आते ही हैं। अगर ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें, 5 साल के अनसॉल्व को देखने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की छंटनी करनी है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को छांटना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। यकीन रखिए कि अगर आप किसी यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 10 से 15 क्वेश्चन कहिए या 10 से 15% क्वेश्चन कहिए, ऐसे रहते ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और जिनके आने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहती है। तो आप पहले उन पर फोकस कीजिए। बचे हुए समय के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यानी जिस हिसाब से आपके पास समय बचा है और अगर आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है तब की कंडीशन में आपको पहले पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखना चाहिए। अगर आपने सारे मतलब आपने शुरू से ही सारे क्वेश्चंस को पढ़े हुए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर एग्ज़ाम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बाकी क्वेश्चंस की तुलना में ज़्यादा अच्छे से देख कर जाना पड़ेगा, अधिक बार रिविज़न करके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। सो ये हुए 5 साल के अनसॉल्व की बात और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात। अच्छा, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अब आता है कि हम क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें, कैसे हम उनको कम समय में याद करके अपने माइंड में बिठाए रखें। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे डायग्राम्स वाले क्वेश्चन की, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डायग्राम्स बने होते हैं। जैसे डायग्राम्स तो लगभग हमको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, बायो में तो रहते ही हैं। सो अगर हम डायग्राम्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मैं जो अपना तरीका जो मैं अपनाता था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स पर फोकस करता था, यानी कि उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता था, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता था कि पेंसिल से बनाने की ज़रूरत मत पड़े, यानी इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि उसको हम पेन से बनाएं और वो गलत ना होने पाए। क्योंकि मैं डायग्राम्स जो है वो पेंसिल के बजाय ब्लैक पेन से बनाता था। सो ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पेन या पेंसिल। अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पेंसिल आप डार्क वाली इस्तेमाल करें, क्योंकि फीकी पेंसिल से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वो उतना अच्छा आकर्षक नहीं दिखता है, वो समझ में नहीं आता है चित्र ठीक से, एकदम धुंधला धुंधला दिखता है। तो डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करें और प्रॉपर उसमें नामकरण करें, जितने भी भाग हैं उसके सभी का नॉमेनक्लेचर करें, हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों में, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके सब्जेक्ट में जैसा दिया हो वैसा आप करें। और उस चित्र को उसको पूरी व्याख्या सहित उसको बहुत अच्छे से समझ लें, काफ़ी अच्छे से समझ लें। तो वो अगर आपके माइंड में पूरा बिठा रहेगा
फिर आप उसको लिख सकते हैं। फिर उसका डिटेल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ एक दो बार पढ़ने की आवश्यकता है, फिर आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। मगर लिखते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि पैराग्राफ कहाँ कहाँ चेंज करना है, उसका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कभी कभार ये होता है कि हम लगातार लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, वो चेक करने वाले ऊपर एक अच्छा इफेक्ट नहीं भी डाल सकता है, क्योंकि जब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं तो ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ पे आपने विचारों को बदला है, कहाँ पर किस बात को आपने उल्लेखित किया है। इस बारे में हम बहुत अच्छे से क्लियर रहते हैं और चेक करने वाले को भी पता चल जाता है। लेकिन अब जब हम कंटिन्यूअस लिखते हैं तो इससे पता नहीं चल पाता है कि कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, कहाँ से हम विचार को चेंज करके दूसरे टॉपिक पर बात की है, ये पता नहीं चल पाता है। सो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। सो ये बात हुई डायग्राम्स की। जिन लगभग हर संभव जिन जिन टॉपिक्स पर जिन जिन सवालों पे डायग्राम बन सकता है, आप वहाँ पे डायग्राम जरूर बनाइए और फिर उसको डिस्क्राइब कीजिए। बल्कि डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादा इजी माने जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सो अब बात आती है आंकड़ों की, यानी कि बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिनमें हमें आंकड़े याद करने होते हैं। ये खासकर या अगर आप साइंस वाले में तो होते ही हैं, साइंस में तो आंकड़े होते ही हैं, आर्ट्स में भी होते हैं। जैसे फलाने शहर की या गांव की या देश की जनसंख्या कितना है, यहाँ वृद्धि दर कितनी है, महंगाई दर कितनी है, गरीबी दर कितनी है। तो ये सभी आंकड़ों को भी आपको याद रखना होता है। इतिहास में ये युद्ध कब हुआ था, ये संधि कब हुई थी, ये हमारे देश कब आए थे, तो आपको सन याद रखना है, आपको प्रतिशत के रूप में आंकड़े याद करने हैं। तो जब आंकड़ों को याद करने का मौका आता है, उस समय आपको यह याद रखना है कि अगर आंकड़े आपके चित्र के रूप में हैं तो आप उस चित्र को भी माइंड में बिठाएं। आप आंकड़ों को किसी घटना से जोड़ सकते हैं, उस पर आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। यानी कि सबका अपना अलग अलग ट्रिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का जो मैप है, यानी हमको पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो अब वैसे छत्तीसगढ़ की लंबाई अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो मैप होता है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो नक्शा आप देखेंगे समुद्री घोड़े के जैसा इस छत्तीसगढ़ का नक्शा है, जिसमें ऊपर से नीचे तक की लंबाई यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो लगभग 700 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 435 किलोमीटर है। तो अब इन आंकड़ों को मुझे याद करना है मान लीजिए, और मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसकी लंबाई, उसका जो फोटो है वो अपने माइंड में रखूंगा, उसका मैप अपने माइंड में रखूंगा कि हाँ छत्तीसगढ़ का नक्शा कुछ इस तरीके का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूर्व पश्चिम थोड़ा सा कम है, क्योंकि लंबा वो ऐसा है, चौड़ा ऐसा है। तो वो मेरे माइंड में रहेगा तो मैं जल्दी से उसका, हाँ हाँ 700 जरूर उसकी उत्तर दक्षिण की लंबाई है और 435 पूर्व पश्चिम की लंबाई है, ये अपने माइंड में मुझे याद करते जल्दी बनेगा। सो अगर आप आंकड़ों को चित्र के हिसाब से पढ़ें तो काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए। आप आंकड़ों को किसी घटना से रिलेट करते हुए भी पढ़ सकते हैं, किसी घटना से रिलेट करते हुए, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई फलाना कोई संधि है, वो कब हुआ। अब इसमें सब अपना अलग अलग ट्रिक लगा सकते हैं, सब की अपनी अलग अलग ट्रिक रहती है। चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा गया, तो जैसे वो रखा गया 1969 में, एक शायद मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मान लीजिए 1969 में रखा गया। अब मुझे ये सन याद करना है, तो मैं कैसे याद करूँगा इसको, मैं 1969 में आई हुई अपनी कोई फेवरेट फिल्म सोचूंगा, क्योंकि मूवीज़ का मुझे बड़ा शौक है। मुझे लगभग पुरानी पिक्चरों के बहुत सारे होके कौन से सन में आई क्या आई सब बहुत सारा याद मतलब है ही पहले से। तो मैं किसी एक फिल्म का नाम उससे जोड़ लूँगा कि अच्छा जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका उसके जैसा है। यानी कि उस साल आई थी दो रास्ते, तो दो रास्ते मूवी उस सन में आई थी, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो 1969 मेरे को लिखना है। उस साल कौन सी संधि हुई थी, अच्छा उस साल ये मूवी आई थी या ये गाना रिलीज हुआ था, जो भी है तो उससे मेरे को उससे अगर मैं याद कर लूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में बेनिफिट
मुझे प्रदान करेगा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये मैं आपको जस्ट एक अपना तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही आप अपने तरीके खोज सकते हैं सन याद करने के, या प्रतिशत याद करने के, या मात्रा याद करने के, सूत्र याद करने के। तो सबका अपना अलग अलग ट्रिक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से याद करते सबसे जल्दी बनता है। अच्छा, एक और बात, अगर कोई थ्योरी वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत लंबे लंबे उत्तर हैं, सो उनको कैसे याद किया जाए। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, कई बच्चे सिर्फ रटते जाते हैं, उनका नेचर होता है रटते जाने का, मगर ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप रट के जा रहे हैं तो कहीं अगर भूले तो समझ जाओ भूल गए, उसके बाद याद कुछ आना नहीं है अगर आप रट के गए हैं तो। और अगर आप समझ के गए हैं तो समझिए कि अगर आपने एक आध दो बातें भूल भी अगर आप जा रहे हो, मगर आप अगर उसको समझे हो तो आप पूरा उसको लिख के आओगे, इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रश्न ये होता है कि सर समझे कैसे, और समझ के फिर उसको याद रखे कैसे। रटना अलग है और याद रखना अलग है। तो उस पर जो हमने ये सोचा है कि जो जिस तरीके से मैं पढ़ता था, अगर कोई आंसर है, मान लीजिए 1.5-2 पेज का आंसर है आपके पास, तो मैं पहले इत्मीनान से उसको पढ़ता था, ठीक वैसे ही जैसे मैं न्यूज़पेपर में किसी न्यूज़ को पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए आज कोई घटना घटी, आज कुछ एकदम अचानक से आश्चर्यजनक कहीं घटना घट गई जिसको आप बड़े चाव से पेपर में पढ़ते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं। आप उसको पूरा ध्यान लगा के एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं कि आखिर ऐसी इसमें कौन सी बात लिखी, आखिर क्या बात हो गई आज। और जब आप उसको पढ़ते हैं और मान लीजिए आपका मित्र जब पूछता है कि अरे क्या छपा है पेपर में आज की घटना के बारे में, तो आप उसको पूरा दोहरा के बता देते हैं आज ये हुआ, ये हुआ, यहाँ ये हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको जब पढ़ा तो आपके माइंड में प्रेशर नहीं था, डर नहीं था आपके माइंड में कि उसको मुझे याद करना है। इसलिए जब आप बुक्स के नोट्स के क्वेश्चन आंसर को भी याद करें तो आप ये सोच के मत पढ़ें कि इसको मेरे को याद करना है। आप उसको वैसा ही पढ़ें कि जैसे मान लीजिए किसी को आपको सुनाना है, पढ़ने के बाद कोई आपसे पूछने वाला है अभी कि आज क्या क्या हुआ, तो आपको उसको न्यूज़ के रूप में पढ़ना है कि आज ये कोई घटना घटी, आज कुछ ऐसा हुआ है। अगर आप वो सोच के पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे, और फिर आप उसको एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे। एक बार पढ़ने के बाद आपको उसकी कुछ बातें याद होंगी, कुछ बातें आप तुरंत भूल जाएंगे। उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, 2-3 बार लगातार पढ़िए। 2-3 बार लगातार पढ़ने में भी उतना समय नहीं लगेगा जितना समय आपको रटने में लगेगा। इसलिए पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बिना प्रेशर दिए आप उसको पढ़िए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा वो। उस दिन एक न्यूज़ छपी थी पेपर में कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल किसी नेता के साथ दौरे पर गए हुए हैं। वो नेता बड़े फेमस हैं, तो भूपेश बघेल के साथ एक और नेता कौन से थे, लीजिए मुझे याद नहीं आ रहा है वो, तो लेकिन वो बड़े फेमस नेता हैं। तो मुझे ऐसा क्यों कि वो भूपेश बघेल ही याद है, वो नेता याद नहीं है, ऐसा क्यों? कभी कभार ऐसा होता है कि हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ बातें हमें याद नहीं रह पाती हैं। तो इसमें अच्छा, सबसे एक मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी ऐसा जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी बातें याद नहीं होंगी, एक बार में तो याद होंगी ही नहीं। इस पे आपको खुद को गिल्टी फील नहीं कराना है, अफसोस नहीं करना है कि मुझे याद क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं याद क्यों, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हम सब इंसान हैं, हम सभी भुलक्कड़ हैं, और सभी बार बार के प्रयास से ही मजबूत बनते हैं। तो अपने मन में किसी भी प्रकार की ऐसी हीन भावना बिल्कुल आने ही मत दीजिएगा, ठीक है? आप सभी बेस्ट हैं और यही सच है। मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो पेपर की न्यूज़ का और भूपेश बघेल और एक नेता का, तो उसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना ही है क्योंकि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम हम आए दिन सुनते रहते हैं, पेपर में पढ़ते रहते हैं, तो वो हमें याद हो गया है। इसलिए हम जब एक बार पढ़ते तो वो माइंड में तुरंत बैठ जाता है कि हाँ ये है करके। उनके साथ जो नेता थे उनके नाम हम कम बार सुने हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं तो कम बार सुना हूँ, हो सकता है इसलिए तो माइंड में नहीं है। अगर मैं उनका नाम ज़्यादा सुना होता या ज़्यादा बार वे चर्चा में आए होते
तो उनका नाम भी मेरे माइंड में याद रहता। तो बस माइंड का यही खेल है कि जिस चीज़ को आप जितने बार देखेंगे, जितने ज़्यादा बार सुनेंगे, वो आपके माइंड में वो चीज़ बैठी रहेगी। सरल सा सिंपल सा लॉजिक है। अपने मन को कभी भी आप अफसोस व्यक्त मत करने दीजिएगा। अगर आपको ऐसा है तो आप बार बार उसको पढ़िए, फिर वो भी आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ये और आपको ज़्यादा समय देना भी है इसमें ना, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत इसी को बोलते हैं। सो रटने के बजाय आपको समझने में ध्यान देना है। लिख के देखना बहुत ज़रूरी है, लिख के देखना आपको बहुत ज़रूरी है। डायग्राम बना के देखना ज़रूरी है। जिन सवालों में, जिन प्रश्नों में डायग्राम्स हैं, उनको आपको डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, काफ़ी अच्छे से आपको डायग्राम बना और उसके सारे पार्ट्स, जी नॉमेनक्लेचर पूरा आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो आप उसकी थ्योरी एक बार पढ़ के जाने के बाद भी अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये सब तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, मगर हम याद कैसे करें? याद करने का जो ट्रिक है, ये अभी तक जो मैं आपको बताया, ये याद करने के सरल तरीके थे। मगर अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। मेरे पास, मैंने बुक भी रखी है अपने साथ, और मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि हम किसी भी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद कैसे करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने केमिस्ट्री का एक बुक लिया हुआ है। वैसे अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक सबके लिए काम आएगा, सबके लिए, चाहे आप साइंस वाले हों, आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों, सबके लिए काम आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक निकाला है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें बहुत सारे कारक हैं जिसको हमको याद करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये आता है एग्जाम में, और ये 12th की बुक का है ये, और ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी है। तो जैसे मान लीजिए इस प्रश्न को, इस उत्तर को मेरे को याद करना है, तो उसकी ट्रिक क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आप सुनिए, अभिक्रिया की दर क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तब उसको प्रभावित करने वाले कारक को आप अच्छे से समझ सकते हो और याद रख सकते हो। अगर अभिक्रिया की दर क्या है यही आपको पता नहीं है तो मुश्किल है। सो आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की दर क्या है। इकाई समय में अभिकारकों की मात्रा में होने वाला परिवर्तन जो है, उनके सांद्रण में होने वाला परिवर्तन जो है, वो अभिक्रिया की दर कहलाता है। और अभिक्रिया की जो, यानी समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो अभिकारकों की मात्रा बढ़ती जाती, घटती जाती है, और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये शायद डेफिनेशन है। अब इसको आपको अच्छे से समझना है कि जैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स जो हैं, यानी विकारक जो हैं, वो समय के साथ कम होने लगते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज होने लगते हैं। अब इस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे? तो इस पर ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर प्रभावित कर सकता है, प्रेशर, अभिकारक जो यानी कि इसमें रिएक्टेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन, उनका वॉल्यूम यानी आयतन। अगर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें सूर्य की विकिरणों का भी प्रभाव पड़ता है, उनकी उपस्थिति में वो अभिक्रियाएं बहुत तेज़ी से होने लगती हैं। और अभिकारकों की प्रकृति पर भी, यानी उनका फिजिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, इन सब पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो मैंने टॉपिक्स तो आपको गिनवा दिए, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और सिर्फ ये जानना है, समझना है कि क्या करने से रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ती है या घटती है, ये सब आपको बहुत अच्छे से जानना है। अब मैंने इस पर कुछ ट्रिक बनाया है। मैंने जो ये टॉपिक्स हैं, जैसे टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, कंसंट्रेशन पर, नेचर पर, इन सब पर डिपेंड करती है। अब ये परीक्षा में मैं ये टॉपिक अच्छे से याद करके गया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, और वहाँ जा करके मुझे 3 ही 4 पॉइंट याद है, 5वां 6वां याद ही नहीं आया। टेम्परेचर याद आया, प्रेशर याद आया, कंसंट्रेशन याद आया, फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर याद आया, और इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ये याद ही नहीं आया। अगर ये याद आ जाता तो इसका क्या इफेक्ट होता है वो भी मैं लिख पाता, मगर ये टॉपिक ही याद नहीं आया। कभी कभार ऐसा भी होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जितने भी पॉइंट्स हैं उनका आप
कीवर्ड बना लीजिए, यानी उसके शुरुआती अक्षरों को लेकर के आप एक कोड वर्ड तैयार कर लो। ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। ये टेक्निक आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ट्स में भी कई ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको पॉइंट्स बना करके आंसर लिखना होता है। फिजिक्स में होते हैं, तो जब पॉइंट्स बना करके आंसर लिखना होता है, बहुत सारे पॉइंट्स हों, तो उन पॉइंट्सों के शुरू शुरू अक्षरों को अपनी सहूलियत के अनुसार आप लिख करके एक कोड वर्ड बना लो। जैसे मैं इसमें कोड वर्ड बनाया हूँ इसी क्वेश्चन के लिए। जैसे कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रण तो मैं C लिख दिया, टेम्परेचर है तो T लिख दिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारकों की प्रकृति तो N लिख दिया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है तो मैं P लिख दिया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट उत्प्रेरक का क्या रोल रहता है उसको C लिख दिया, और इफेक्ट ऑफ रेडिएशन तो उसको मैं R लिख दिया। अब कोड वर्ड बन गया मेरे से CT नहीं पर CR। अब मैं इसको याद रखूंगा, अगर एग्जाम में भूल जाऊं तो ये मेरे को कोड वर्ड याद रहना चाहिए, CT नहीं पर CR। CT नहीं यानी N पर यानी PCR, CT नहीं पर CR यानी कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर और प्रेशर, कैटलिस्ट और रेडिएशन। तो अगर ये कोड वर्ड आपको याद रहेगा तो आप पूरा आंसर आपकी पकड़ में रहेगा, आप आसानी से उसको याद रख सकते हो। एक और बात, जब आप उत्तर लिखते हो तो आपको तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया की दर सामान्यतः बढ़ जाती है, तो ये तो बहुत ही सामान्य बात है, हाँ बढ़ जाती है, मगर आप इसको कितने अच्छे से, कितने प्रभावकारी तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको इसमें यह भी डिटेल देना है कि कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर सामान्यतः दोगुनी से तिगुनी बढ़ जाती है, और इन दोनों टेम्परेचर्स पर जो अभिक्रिया दर का जो अनुपात रहता है, दर नियतांकों का जो अनुपात रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन लिख करके आप उसका फॉर्मूला अगर दे दें तो बताइए कितना अच्छा हो जाए, ये कितना आकर्षक लगने लगेगा। यहाँ पे लिखा है देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया की जो रेट है वो दोगुनी से तिगुनी तक बढ़ जाती है, और इसमें आप टेम्परेचर कॉफिशिएंट की डेफिनेशन भी दे देंगे तो ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आप तथ्यों को जितनी ज़्यादा सच्चाई से व्यक्त कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा हो जाए। अभी मैंने डेफिनेशन कही, शायद उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई हो, आप ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा जानकार हैं, आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री अभी काफ़ी दिन से मैं थोड़ा सा पढ़ नहीं पाया हूँ, सो हो सकता है कुछ त्रुटि रह गई हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अभी अधिकांश तो ठीक है, मगर अगर आप इसको ऐसा कहें कि भारत की 58 से 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो बातें दोनों वही कह रही हैं, मगर कौन सी बात ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इफेक्टिव है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो 58 से 60% वाली बात है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें आपने आंकड़े बताए, उसमें आपने सत्य बताया। तो सत्य पहले वाली भी बात थी, लेकिन उसको ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से कहना वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है। सो आपके लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए, याद करने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन अंतर वाले होते हैं कि इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, तो अंतर जैसे मान लीजिए 8-10 अंतर है, तो वो उन अंतरों को किन किन पॉइंट्स के आधार पर उन अंतरों को विभक्त किया गया है, उन पॉइंट्स का भी आप ऐसे कोड वर्ड बना सकते हैं, और उस कोड वर्ड को आप किसी भी एक डायलॉग द्वारा याद कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। चित्र वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, इन सभी में याद रखिए जिन सवालों में चित्र है उनमें चित्र पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। चेक करने वाले की भी मेंटेलिटी आप समझ लीजिए, चित्र आकर्षक बना रहेगा तो पहली नज़र जो है वो उस पर जाती है हमेशा। अगर वो सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आपका आधा काम यही हो गया कि हाँ आपने काफ़ी अच्छे से तैयारी की है। तो उसके हिसाब से फिर वो जो आपने थ्योरी लिखी है उस पर भी उनकी नज़र जाएगी जरूर, मगर उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ये निश्चित कर चुका होगा कि हाँ ये उत्तर सही लिखा है। आपको सही ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप चित्र बस याद करके जा रहे हैं, चित्र को याद करके समझना भी है। अगर आप समझेंगे नहीं
तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप चित्र भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे। इधर का नाम उधर लिखेंगे, उधर का नाम इधर लिखेंगे, तो ये भी गड़बड़ हो सकती है। तो नॉमेनक्लेचर भी प्रॉपर तरीके से आपको रखना है, ठीक है। अब अगली बात आती है गणित में। गणित वाले विद्यार्थी, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे सवाल मैथमेटिकल होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे गणितीय काम होते हैं, और गणित और फिजिक्स में खासकर आपको याद रखना है कि जिन सवालों में व्यंजक रहते हैं, एक्सप्रेशंस रहते हैं, उन सवालों को आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई व्यंजक, कोई एक्सप्रेशन, कोई सवाल, आप अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को पढ़ने से तो मेरे को समझ में आ गया और मैं एग्जाम में बना लूंगा, तो ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। मैं इसको भुगता हूँ। बहुत सारे सवाल मेरे को समझ में आ जाते हैं, एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ मैं। तो याद रखिए, जब तक आप बना करके नहीं देखेंगे, ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपसे वो अटक सकता है, ठीक है। तो आप उसको बना कर देखिए। फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद रखिए। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ फॉर्मूले हैं उनको आप बहुत अच्छे से याद रखो। कभी कभार ये होता है कि एक छोटे से फॉर्मूले के बिना, एक छोटे से फॉर्मूले के बिना हम पूरा सवाल पूरा बिगड़ जाता है, तो बहुत अखरता है उस समय। इसलिए फॉर्मूलों को आप अच्छे से आपको याद रखना है। अब ये सारे की पॉइंट्स हैं, इन सब को आपको अच्छे से फॉलो करना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। याद आपको करना है, समय बचाना है, और आपको बहुत सारा सिलेबस देखकर घबराना नहीं है। आपको फोकस केवल उन्हीं पॉइंट्स पे करना है, उन्हीं क्वेश्चंस पे करना है जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। उनको भी आप प्राथमिकता के क्रम में जब जमाएंगे तो उनकी संख्या भी काफ़ी सारी हो जाएगी। पिछले 5 साल के अनसॉल्व को कर ही लेना है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 साल के अनसॉल्व में नहीं आए हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप उनको ढूंढेंगे तो वो 5 साल के और पहले आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को भी आपको करना है। वे सब आपको गाइड से मिलेंगे, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, अजय माला, जो भी आप अपनाते हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं। तो मैं गाइड का विरोधी नहीं हूँ, मैं गाइड को फॉलो करता हूँ, यानी कि मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो आप भी, मगर ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्नोत्तर होते हैं जो गाइड में, जिनका उत्तर बहुत छोटा दिया रहता है, तो उनसे आप बच के रहें, उनसे आप संभल के रहें। आप गाइड का इस्तेमाल प्रश्नों को देखने के लिए कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट तरीके से दिए हुए हैं, कितने सनों में आए हुए हैं, ये इस बात की जानकारी आपको गाइड से मिल जाती है। मगर उसका उत्तर जो है वो आप जरूर बुक से ही देखें, तो इसमें आपका फ़ायदा है। तो ये रही आज की चर्चा। आशा करता हूँ आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। जितना मेरे माइंड में था, जितना बताते बना मैंने बताया। कुछ और पॉइंट्स अगर छूट गए होंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में खासकर मैं आपको ये बताऊंगा कि आंसर शीट में आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें किस तरीके से आपको इफेक्टिव आंसर बनाना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, राइटिंग कैसी रखनी है, गैपिंग कहाँ देना है, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, रिलैक्स होकर पढ़ें। मन पर, दिमाग पर बोझ न डालें, एकदम रिलैक्स रहें, अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप को बेस्ट माने, अपने आप को कीमती माने। और सबसे पहली जिम्मेदारी है आपका खुश रहना। जब आप खुश रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। टेंशन रत्ती भर भी नहीं लेना है। हमेशा जब आपका माइंड टेंशन में आने लगे, अगर वो टेंशन हाइपर हो, तो एक ही बात बस सोचना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। अगर ये आप अपने माइंड में रखोगे तो इस पे जो आपका उत्तर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो फिर आप उत्तर सोचोगे कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा में भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखना कि कुछ भी नहीं बिगड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। उस दिन मैं एक बात सुन रहा था। अभी तो आप विद्यार्थी हैं, तो अभी तो आपका काम पढ़ने का है। अभी आप जीवन की जिम्मेदारियों और उथल पुथल, अभी बहुत लंबी उम्र है, तो आगे आने वाली बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी
जब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख करके जब जॉब करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जीवन आगे चल करके बहुत सारी जिम्मेदारियों से हमारा सामना करवाता है। सो मैंने एक बार कहीं से ये मुझे कहीं लेक्चर में सुनने को मिला कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा डर हो या कितनी भी बड़ी चिंता हो, कितना भी बड़ा तनाव हो, कितना भी बड़ा टेंशन हो, तो अपने मन में सिर्फ इतना पूछना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो अगर आप उसका उत्तर खोजने लगेंगे तो उसके उत्तर में ये बातें शामिल होंगी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ भी हो जाए, तब भी तब भी आप बर्बाद नहीं होंगे, आपकी जान तो नहीं चली जाएगी, आपका कोई कुछ छीन के नहीं ले जाएगा, आपका स्वास्थ्य जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक खराब नहीं होगा। रोग मन के रास्ते से ही तन में प्रवेश करते हैं, इस बात को आप याद रखना। मन खुश है तो बीमारियां आपके शरीर में आने से पहले 1 करोड़ बार सोचेंगी। ठीक है। सो ये सभी बातें मैंने एक लेक्चर में सुनी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं सोचा आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है। अब आप सभी जाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए मुझे, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर इस बात पर एक आध वीडियो हमें चाहिए या इस बारे में हमें थोड़ा समाधान चाहिए, ये हमारी समस्या है, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर ये काफ़ी हेल्पफुल है, हमें इससे थोड़ी मदद मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि फ़ायदा उनको भी मिले, उनको भी मदद मिले। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचेंगी और फिर आप उस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। वीडियो को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, यानी इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए जा सकते हैं, किन किन बातों का शामिल होने से ये वीडियो और ज़्यादा बढ़िया बन सकता है। और कुछ टॉपिक्स जो आप चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। सो उन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, बहुत बढ़िया आप पढ़ें, बहुत आगे बढ़ें और खूब खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।